यस, हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके ओके। आज हम कंपनी लॉ के फर्स्ट पार्ट में जो यानी कि कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रमोशन के बारे में, कंपनी कैसे बनती है उसके बारे में आज हम जो जिस क्वेश्चन पर हैं वो प्रोबेबली इस एरिया का ये लास्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास से हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं उनके क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है वो प्रमोटर्स पर है। A promoter stands in a fiduciary position towards the company he promotes. Fiduciary शब्द जो है इसका मतलब होता है विश्वास का रिश्ता है। प्रमोटर का अपनी कंपनी के साथ विश्वास का रिश्ता है, इसको हम फिड्यूशियरी पोजीशन कहते हैं। या ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है, हु इज ए प्रमोटर, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए प्रमोटर, what are preliminary contracts, discuss the legal position of promoters in relation to the company which he promotes. प्रमोटर कौन होते हैं, वो उनके फंक्शंस क्या हैं, वो क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स किसको कहते हैं, और प्रमोटर्स का कंपनी के साथ रिश्ता क्या रह जाता है। जब कंपनी बन जाती है, हम पहले दिन से ये पढ़ रहे हैं कि कंपनी जब बन जाती है तो इट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। तो बात शुरू होती है हु इज ए प्रमोटर, प्रमोटर कौन होते हैं। द वर्ड प्रमोटर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। प्रमोटर शब्द की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। The person or persons who has conceived the idea of formation of the company and who had done preliminary work incidental to the formation of the company are promoters, called promoters. जिनके दिमाग में ये आइडिया आया था कि चलो यार एक कंपनी बनाते हैं, और फिर उस कंपनी को बनाने में वो सब कुछ करते हैं जो करना होता है, तो वो लोग प्रमोटर्स कहलाते हैं। Therefore, promoter is a person who brings a company into existence. जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, आप यूं कह लो he is the father of the company, यानी कि who brings a company in this world. So where a company is to be promoted with the purchase of an existing business, it is the promoter who negotiate for the purchase of existing business. अब किसी चलते हुए बिजनेस को खरीद के आपको कंपनी बनानी है, तो भी खरीदेगा कौन? प्रमोटर ही, जिसके दिमाग में आइडिया है वही खरीदेगा, राइट? तो a company may have one or more promoters, which may also be an individual or a body corporate. That is a company. कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है। A company may promote another new company. तो हमने हिंडाल्को का केस किया था, उसमें जो कंपनी की फॉर्मेशन है वो हिंडाल्को ने की थी। तो रेणु सागर पावर कंपनी लिमिटेड प्रमोट की थी, तो किसने की थी? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी ने की थी। एक कंपनी में प्रमोट अनदर न्यू कंपनी आल्सो। सो कंपनी भी प्रमोटर हो सकती है। नाउ मेन फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स क्या है? सबसे पहले है कंसीविंग द आइडिया, यानी कि जब दिमाग में ये आए किसी के चलो यार एक कंपनी बनाएं, इसको हम कहते हैं इट इज द प्रमोटर हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड एक्सप्लोर इट्स पॉसिबिलिटीज। कि यार एक कंपनी बनाते हैं, चलो एक बिजनेस करते हैं। फिर है नेगोशिएशंस। बिजनेस दो तरह से किया जा सकता है। देखो, हम एक लैंड खरीदेंगे, उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, फिर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, फिर हम और इट में टेक 3 to 5 years, 3 से 5 साल लग सकते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस हम करना चाहते हैं वैसा ही बिजनेस किसी ने किया और आज वो फॉर सेल है, तो 3 से 5 साल बच सकते हैं आपके, क्योंकि ना जमीन खरीदनी पड़ेगी, ना बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, ना प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप आज ही बिजनेस खरीद के आपने शायद एक चैप्टर या कर लिया होगा, प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, अकाउंटेंसी में आता है, तो हो सकता है आप अभी तक आप उसको कर चुके हों। तो जब आप कोई कंपनी खरीद के बिजनेस बनाते हैं, तो जब आप बिजनेस खरीद लेते हैं, बिजनेस चल रहा है, लेकिन कंपनी बनाने में 3-4 महीने लग जाएंगे, तो जो 4 महीने का बिजनेस कंपनी बनने से पहले हुआ है, वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होंगे, और जब कंपनी बनने के बाद वो बिजनेस वही है, लेकिन वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन हो जाएंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसमें 2 कॉलम बन जाते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, राइट। तो ये फैसला कौन करता है? द प्रमोटर्स कंडक्ट नेगोशिएशंस। खरीदने कौन जाएगा? कंपनी तो अभी बनी नहीं, खरीदने कौन जाएगा? प्रमोटर। So promoters conduct negotiations for the purchase of a business where it is intended to purchase an existing business. कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजनेस खरीदना चाहते हैं, लेकिन खरीदने में अगर आपने देरी कर दी, वो कोई और खरीद के ले गया, देन यू विल बी इन ट्रबल। सो इसलिए ये फैसले कि बिजनेस कब खरीद लेना चाहिए, कितने में खरीद लेना चाहिए, ये फैसले जो लोग करेंगे और कंपनी के बनने से पहले करेंगे, तो कौन होंगे? वो प्रमोटर्स ही होंगे। Then member. It is promoter who collects the requisite number of members, 2 in case of a private company and 7 in case of a public company. एक बंदा ढूंढना तो आसान है कि मैं कंपनी बनाना चाहता हूं, प्राइवेट बनाना चाहता हूं, एक बंदा और ढूंढ लूंगा। लेकिन जब आपने पब्लिक कंपनी बनानी है, तो आपको कम से कम 7 लोग चाहिए। तो 7 लोगों को, उन लोगों को ढूंढना जो जिनकी जो लाइन है, थिंकिंग लाइन आपके साथ मिलती है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन ढूंढने तो आपको ही पड़ेंगे, प्रमोटर को ही पड़ेंगे। 7 in case of a public company who can sign the memorandum or articles of association of the proposed company, और ये वो लोग होंगे जिन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर दस्तखत करने होते हैं। द नेम ऑफ द कंपनी, हम फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं कि आपको कंपनी रजिस्टर करवाने से पहले रजिस्ट्रार के पास जाके एक फॉर्म भर के 1000 रुपए फीस जमा करा के कंपनी का नाम रिजर्व कराना पड़ेगा। So one of the main functions of promoter is that the promoter settles the name of the proposed company. आप 3-4 नाम इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस लेके जाएंगे, फिर वो जो रजिस्ट्रार है वो चेक करेगा, जो नाम जिस नाम से कंपनी पहले नहीं बनी हुई है, और वो नाम आपका आपके लिए रिजर्व रख लेगा वो। और ये काम कौन करेगा? प्रमोटर। सो वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द प्रमोटर इज दैट the promoter settles the name of the proposed company and is certain that the name shall be accepted by the registrar of the companies. Then memorandum of association, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग साइन करेंगे, पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोग साइन करेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम मेमोरेंडम पर ही, नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। So the promoter settles the details of company's memorandum of association and arranges its printing. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाएगा, फिर उसको प्रिंट करवाया जाएगा, उसी नाम से मेमोरेंडम प्रिंट होगा जो नाम आपने रजिस्ट्रार के पास अप्रूव करवाया है। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये प्राइवेट कंपनी को तो अपना बनाना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंपनी के पास एक ऑप्शन है, रेडीमेड अवेलेबल है, जिसको गवर्नमेंट ने बनाया है। So the promoter settle either to acquire the table F as its articles of association or to settle the details of its own articles of association and arranges its printing.
तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है। बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि किसी कंपनी को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो इंटरनल अफेयर्स, उसको हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको अपना बनाना ही होगा, क्योंकि उसमें आपको 3 रेस्ट्रिक्शंस लगानी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। लेकिन जब आपने पब्लिक कंपनी बनानी है तो गवर्नमेंट का एक रेडीमेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है। आप कोई भी उसको अडॉप्ट कर सकता है कि जी हम इन्हीं को अपना आर्टिकल्स मानते हैं। तो आप टेबल एफ भी ले सकते हैं या आप अपना भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसमें 3 ऑप्शंस होती हैं, हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर आएगा। नॉमिनेशंस, और फिर आपको कुछ चीजें जो हैं वो सेटल करनी होती हैं। द प्रमोटर सेटल द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे, सॉलिसिटर्स, कंपनी के कानूनी सलाहकार कौन होंगे, बैंकर्स, कंपनी के बैंकर कौन होंगे, ऑडिटर्स, कंपनी के ऑडिटर्स कौन होंगे, एंड सेक्रेटरी एंड रजिस्टर्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। तो ये सारी बातें कौन तय करेगा? ये प्रमोटर्स तय करेंगे। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अगर आपने पब्लिक को शेयर बेचने हैं तो आपको प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा। वेयर पब्लिक इशू इज नेसेसरी, प्रमोटर शैल इशू प्रोस्पेक्टस। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जब सब कुछ तैयार हो जाएगा, आपने नाम भी पहले से रजिस्ट्रार के पास रिजर्व करवा लिया है, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार कर लिया है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार कर लिया है, आपने प्रोस्पेक्टस तैयार कर लिया है, सारा फॉर्म, आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो अब रजिस्ट्रार के पास कौन जाएगा कि जी कंपनी रजिस्टर कर लो? यस, अगेन प्रमोटर। द प्रमोटर शैल अरेंज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इन फैक्ट he is responsible for bringing into existence to achieve the desired objectives. Basically promoter ही जाएगा कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाने। Now we come to a very important part of this question, legal status of promoters. अब होता क्या है कि जब कंपनी नहीं बनी थी तो सब कुछ प्रमोटर कर रहे थे, सब कुछ, कंपनी के नाम से लेके कंपनी की रजिस्ट्रेशन तक सारे काम कौन कर रहे थे? जमीन कौन खरीद रहा था, बिल्डिंग कौन बनवा रहा था, प्लांट एंड मशीनरी कौन खरीद रहा था, यहां तक कि अगर चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे थे तो वो कौन खरीद रहा था। तो ये सब कुछ कौन कर रहे थे? वो प्रमोटर्स कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन अचानक कंपनी बन गई। अब जब कंपनी बन गई तो हम पढ़ चुके, कंपनी की अब सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हो चुकी है। अब 2 बातें होती हैं, ध्यान से सुन लो। नंबर 1, जिन लोगों ने कंपनी को प्रमोट किया, जिन लोगों ने कंपनी बनाई, वही लोग कंपनी के बनने के बाद कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी उन्हीं लोगों के हाथों में है, फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जिन्होंने कंपनी बनाई थी आज भी उन्हीं के पास है। प्रमोटर्स भी वही थे और डायरेक्टर्स भी वही है, फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कब आती है? दिक्कत उस समय आती है जब जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी, प्रमोटर्स ने, कंपनी बनने के बाद हाईजैक कोई और करके ले गया। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि कंपनी के जो, खास तौर पर जब मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, पब्लिक कंपनी में होता है कि मान लो कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 500 करोड़ की है और आपने
100 करोड़ आपने लगा दिया और 400 करोड़ रुपया आपने पब्लिक इशू में लोगों से दे दिया। अब वो जो लोग हैं जिन्होंने 400 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है कंपनी में, शेयर होल्डर्स हैं, जब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी तो वो वोटर्स हैं, वो किसी को भी वोट करके डायरेक्टर्स बना सकते हैं। तो हो सकता है, और हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई थी वो बाहर हो गए और डायरेक्टर्स कोई और बन गए। उस समय ये प्रॉब्लम आती है। सो द प्रमोटर इज नीदर एन एजेंट नॉर ए ट्रस्टी ऑफ द कंपनी अंडर इनकॉर्पोरेशन। ना वो एजेंट है ना वो ट्रस्टी है, बट सर्टेनली certain fiduciary duties have been imposed on him under the Companies Act. So जो 1956 का एक्ट था उसमें जो है कुछ ड्यूटीज, फिड्यूशरी ड्यूटीज जो हैं वो लगाई गई प्रमोटर की। द प्रमोटर इज नॉट एन एजेंट, प्रमोटर एजेंट नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल बाउंड बाय दैट टाइम। कंपनी थी नहीं, कंपनी तो बाद में बनी। एजेंट कौन होता है? एजेंट तो प्रिंसिपल का होता है, प्रिंसिपल ही एजेंट को अपॉइंट करता है। So the promoter is not an agent because there is no principal bound by that time, and he is not a trustee because there is no person for whom he is trustee in the existence. तो वो ना तो ट्रस्टी है। ट्रस्टी कौन होता है? जब कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी किसी को सौंप दे कि भाई इसका ध्यान रखना, ये तू मैनेज करेगा, उसको हम ट्रस्टी कहते हैं। अब दोनों ही केस में ना वो ट्रस्टी है ना वो एजेंट है, क्योंकि कंपनी तो है ही नहीं अभी। सो इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिर वो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक फिल्म आई थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन। ये वही बात है कि जो प्रमोटर्स हैं उनका कंपनी के साथ रिश्ता क्या है, हम आपके हैं कौन। तो वहां प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। सो फिड्यूशियरी पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स क्या है? द प्रमोटर स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी रिलेशन टू द कंपनी विच ही प्रमोट्स। विश्वास का रिश्ता है। द फिड्यूशियरी पोजीशन ऑफ द प्रमोटर्स में बी समराइज्ड एज अंडर। इसका मीनिंग क्या है? नंबर 1, प्रमोटर नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। विश्वास का रिश्ता है। कंपनी बनाने में प्रमोटर कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। ये कंपनी अभी बनी नहीं है, लेकिन जो कंपनी अभी बननी है उसके बारे में ये एक्ट ये कहता है, कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि प्रमोटर मुझे बनाने में किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। प्रमोटर शुड नॉट मेक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी विच इज बीइंग प्रमोटेड बाय हिम। If any secret profits are made by the promoters in violation of this rule, the company may, on discovering it, compel him to account for and surrender such secret earned profits. ये बात कब होगी? ऐसा कब होगा? मैंने अभी कहा आपको, अगर प्रमोटर्स बाहर हो गए और डायरेक्टर्स कोई और बन गए, वो पता क्या करेंगे? ये किसने बनाई थी ये कंपनी, उन लोगों ने कितना पैसा कमाया इस कंपनी को बनाने में। तो अगर साबित हो गया कि उन्होंने जमीन तो खरीदी थी 10 करोड़ की, कंपनी को बेच दी 25 करोड़ की, उन्होंने प्लाट तो खरीदा था 5 करोड़ का, कंपनी को बेच दिया 15 करोड़ का, उन्होंने बिल्डिंग तो बनाई थी 12 करोड़ की, कंपनी को खर्चे में डाल दिए 30 करोड़। ये जो पैसा कमाया उन्होंने, ये सारा ले लिया जाएगा उनसे। कब? जब डायरेक्टर्स कोई और बन जाएंगे। मैंने अभी शुरू में ये बात आपको बताई है कि अगर प्रमोटर्स ही डायरेक्टर बन गए फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये प्रॉब्लम उसी समय आएंगी जब प्रमोटर्स जो है वो बाहर हो जाएंगे और कंपनी दूसरे लोगों के हाथों में चली जाएगी। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी आपको, ये कहीं कोई किताब आपको इन चीजों को समझा नहीं सकती। तो यू शुड लिसन इट प्रॉपरली। और खैर रिकॉर्डेड है हमारे लेक्चर, आप दोबारा भी सुन सकते हैं। देन प्रमोटर्स टू गिव बेनिफिट ऑफ नेगोशिएशन टू द कंपनी। ये कब होता है? जब आप प्रमोटर हो और कंपनी के लिए आप क्या कर रहे हो,
कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो आप, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लो हम एक स्टडी करते हैं कि अगर हम इस कंपनी को नया बनाएं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे। जैसे हम जमीन खरीदेंगे, फिर उसमें बिल्डिंग बनाएंगे, फिर उसमें प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करेंगे, 3 साल का समय लगेगा। और मान लो हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे 125 करोड़ लग जाएंगे। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहा हूं। और दूसरी तरफ एक लोग हैं जो उसी बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसको हम शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने साल 2 साल पहले ही वो कंपनी बनाई थी और दे आर अनएबल टू मैनेज दैट कंपनी। उनसे वो कंपनी मैनेज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं। वो अच्छे मैनेजर्स नहीं हैं या हालात खराब हो गए थे। जैसे अब कोरोना पीरियड में लोगों को बहुत नुकसान हुआ है तो उन पर इंटरेस्ट पड़ रहे हैं, लोन ले रखे उन्होंने, तो वो सोचते हैं भाई इसको बेच के कम से कम ब्याज से तो छुटकारा पाएं। तो हो सकता है कि वो बेच रहे हैं और मैं उनके पास जाता हूं कि भाई हमने भी एक कंपनी बनानी थी, तो अगर आप बेच रहे हो तो बताओ कितने में मिलेगी। अब ध्यान से सुनो, हमने अपनी स्टडी की तो 125 करोड़ लगेंगे। उनके पास गए तो वो कहते जी हम आपको 75 करोड़ में दे देंगे, ले लो। अब सुन लो ध्यान से, 3 साल बच रहे हैं क्योंकि जमीन खरीदूंगा, लैंड, फिर बिल्डिंग बनाऊंगा, प्लांट मशीनरी लगाएंगे, 3 साल लगेंगे। एक तो 3 साल बच रहे हैं, एक 125 करोड़ की जगह 75 करोड़ में वो बिजनेस चलता हुआ मिल रहा है मुझे, मैनेज हम कर लेंगे, तो 50 करोड़ तो बच रहे हैं मेरे, तो बचा लेने चाहिए। लेकिन अगर बेईमान हो जाऊं मैं कि खरीदूं तो मैं 75 करोड़ में और दिखाऊं मैं 100 करोड़ में, 25 करोड़ अपनी जेब में डाल लूं, तो वो पैसे अगर कल को कंपनी दूसरे हाथों में चली गई, मेरे से रिकवर किए जा सकते हैं। So the promoter must give to the company the benefit of negotiations or contracts into which the promoter enters in respect of the company. When a promoter purchases some property for the company, he should not sell that property to the company at a price higher than he has given for it. If he does so, the company may, on discovering it, rescind the contract and recover the purchase price from the promoters. तीसरा इफेक्ट है promoters not to make unfair use of the position. और जैसे जब आप बिल्डिंग बनाने लगते हो तो ईंटें भी खरीदनी होती हैं, सीमेंट भी खरीदना होता है, सरिया भी खरीदना होता है, बहुत लोग हैं उसमें कमीशन लेना शुरू कर देते हैं। द प्रमोटर मस्ट नॉट मेक एन अनफेयर एंड अनरीजनेबल यूज ऑफ द पोजीशन, ही मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एनीथिंग व्हिच लुक्स लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ द प्रमोटर्स। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देन consequences of non-disclosure of interest of profit. Where a promoter fails to make full disclosure of the profit he has made, यानी कि उसने कंपनी बनाने में ही 50 करोड़ रुपए कमा लिए, the company may sue him for damages for breach of his fiduciary duty and may also recover from him any secret profits. The measurement of damages shall be the actual loss suffered by the company because of the transaction in question, which seems to be doubtful. अब आते हैं हम रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर्स। क्या कंपनी बनाने के लिए प्रमोटर्स को कोई रेम्यूनरेशन मिलता है? आफ्टर ऑल एफर्ट्स तो उनको करनी पड़ती हैं। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई और समझौता नहीं हुआ है, प्रमोटर हैव नो राइट टू गेट रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी फॉर हिज सर्विसेज इन प्रमोटिंग द कंपनी, क्योंकि कंपनी तो थी ही नहीं, कंपनी तो बाद में बनी, इसलिए किसी के साथ कोई रेम्यूनरेशन का कोई सौदा तो हुआ ही नहीं, इसलिए कानून तो ये कहता है कोई रेम्यूनरेशन नहीं ले सकते आप। इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन। ये जनरल प्रिंसिपल तो यही है, लेकिन कहता बट इन प्रैक्टिस promoter may take remuneration for his services in lump sum from the company or in any of the following ways. और
ये एक रिवाज सा चल पड़ा है। प्रमोटर में सेल हिज ओन प्रॉपर्टी टू द कंपनी एट ए प्रॉफिट प्रोवाइडेड ही मेक्स इट डिस्क्लोजर टू दिस फैक्ट। जैसे आपको एग्जांपल दे दूं मैं कि मान लो जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अपनी लैंड है, हाईवे पर है। नेचुरली कंपनी को बनाने के लिए आपको लैंड चाहिए थी। वो कहता भाई मेरे पास है, जिसकी मार्केट वैल्यू इस समय 50 करोड़ है, लेकिन मैं 60 करोड़ में दूंगा। डिस्क्लोज करता है कि मैं 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कंपनी को 60 करोड़ में दूंगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पर लैंड आपको और नहीं मिल सकती। अब जो उसने 10 करोड़ रुपए फालतू दिए है ना, ये उसकी रेम्युनरेशन समझी जा सकती है, बिकॉज ही हैज डिस्क्लोज्ड इट। दूसरा रिवाज है द प्रमोटर्स मे गिव एन ऑप्शन टू बाई ए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द कंपनी एट पार। जब कंपनी बन जाएगी, कंपनी हो सकता है कि प्रीमियम पर शेयर जारी करे। 10 रुपए का शेयर हो सकता है कंपनी 500 रुपए में बेचे। प्रमोटर को 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया जा सकता है कि भाई तूने मेहनत की थी, इसलिए तेरे को 1 लाख शेयर हम एट पार दे देते हैं। रेम्युनरेशन मिल गया उसको। Then he may take a commission on the shares sold by the company. कंपनी का बड़ा इशू आता है 10,000 करोड़ रुपए का। अभी पेटीएम का पब्लिक इशू आ रहा है, वो पता नहीं 15-16 हजार करोड़ रुपए का होगा, तो प्रमोटर्स उस पर कमीशन ले सकते हैं। 2% भी ले लिया तो भी पता नहीं कहां की कहां बात चली जाती है। नाउ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, या जिसको हम प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देखो, जब कंपनी नहीं बनी थी, कंपनी अंडर फॉर्मेशन है, तो जो प्रमोटर है उसको बहुत से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। जैसे लैंड खरीदेगा, बिल्डिंग बनाने के ठेके देगा, और प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कंपनी की फॉर्मेशन से पहले किए जाएंगे। करेगा कौन? प्रमोटर। बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी द प्रमोटर मे एंटर इनटू वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्वायर सम प्रॉपर्टी, टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी, टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग फॉर द कंपनी व्हिच इज येट टू बी प्रमोटेड। कंपनी अभी बनी नहीं है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्हीं को हम प्रीलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। The legal position regarding the contract is that the company shall not be liable for these contracts because the promoters cannot bind a company as an agent which has not yet come into existence. ये बहुत बड़ी बात है कि जो कंपनी होती है वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कभी भी बाउंड नहीं होती है, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो कंपनी थी ही नहीं। प्रमोटर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किए, कंपनी के लिए किए, लेकिन कंपनी तो थी ही नहीं। कंपनी बाउंड नहीं है। मैंने अभी बताया आपको, होता क्या है कि अगर प्रमोटर ही डायरेक्टर बन गए तो कंपनी उनको अडॉप्ट कर लेती है। अगर प्रमोटर डायरेक्टर ना बने तो कंपनी उनको रिजेक्ट कर देती है। सो देयरफॉर द कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बाय द promoters before its incorporation, but in most of the cases companies honor the contract made by the promoters before its incorporation as gentleman's promise. क्योंकि promoters ही डायरेक्टर बन गए तो नेचुरली वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर कर ही देंगे, राइट, एज जेंटलमैन्स प्रॉमिस। लेकिन लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर्स रिगार्डिंग प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्वेश्चन पेपरों में बहुत बार आया है। प्रीलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और इनकी लीगल पोजीशन क्या होती है। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कंपनी शैल नॉट बी लायबल फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। इनको हम यानी कि एक्सेप्शंस इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली कंपनी तो उनको अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन कई बार वो नहीं भी करती। जब कब नहीं करती, मैंने अभी बताया आपको, जब प्रमोटर डायरेक्टर नहीं बनेंगे तो कंपनी उनको ऑनर नहीं करेगी। सो पहला है कंपनी शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सिंपल थ्योरी है, ये लीगल थ्योरी है
कि कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कभी बाउंड नहीं होती जो कंपनी के बनने से पहले किसी ने कंपनी के लिए किए। Company after coming into existence shall not be bound by the preliminary contracts even where the company has taken the benefit out of the contracts entered into by promoters on its behalf. कंपनी कहां चल रही है? उसी लैंड पर जो प्रोमोटर्स ने खरीदी थी। कंपनी कहां काम कर रही है? उसी बिल्डिंग में जो प्रोमोटर्स ने बनाई थी। कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी वही है जो प्रोमोटर्स ने खरीदा था, लेकिन कंपनी फिर भी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करने से इनकार कर सकती है। कंपनी इज नॉट लायबल, कंपनी इज नॉट बाउंड। क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी थी ही नहीं। लीगल पोजीशन ये है। That company also cannot enforce the preliminary contracts. कंपनी भी उनको एनफोर्स नहीं कर सकती। इसकी एक सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं आपको, ताकि आपको बात समझ आ जाए। कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी की बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया, कंपनी बन गई। अब कंपनी जो है उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं करती, बिकॉज कंपनी इज नॉट बाउंड। मैं पहले पॉइंट में हूं, कंपनी शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। और दूसरा पॉइंट पता क्या है? ठेकेदार को पता लग गया कि प्रमोटर्स तो बाहर हो गए, ये डायरेक्टर कोई और बन गए, और उसने क्या किया? उसने बिल्डिंग बनानी बंद कर दी। कंपनी भी ठेकेदार को नहीं कह सकती तू बिल्डिंग बना, क्योंकि कंपनी का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। ए कंपनी आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस कैनॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन व्हिच वर मेड बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी भी उनको फोर्स नहीं कर सकती। Number 3, promoter shall be personally liable where the company refuses to adopt and honor the preliminary contracts. ये सबसे बड़ी बात है। जब कोई कंपनी प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को अडॉप्ट करने से इनकार कर देती है, फिर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा कौन करेगा? जैसे लैंड खरीद ली, अब उसकी पेमेंट कौन करेगा? बिल्डिंग बन गई, उसकी पेमेंट कौन करेगा? प्लांट एंड मशीनरी आ गया, अब उसकी पेमेंट कौन करेगा? वो तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी तो कंपनी ने संभाल ली, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई। कंपनी इज ए लीगल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। लेकिन सवाल ये है कि उनकी जो बचती पेमेंट्स हैं वो कौन करेगा? कंपनी ने तो इनकार कर दिया। लॉ सेज promoters are personally liable. The promoter shall be personally liable on all the contracts made on behalf of the company not yet into existence and where the company refuses to honor them. कंपनी अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करने से रिफ्यूज कर दे, अब उनको उनकी पेमेंट्स कौन करेगा? यस, promoters shall be personally liable. Such contracts are deemed to have been entered into personally by the promoters. ये समझा जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर्स ने पर्सनली किए थे, अब उनको वही पूरा करेंगे अगर कंपनी उनको पूरा करने से इनकार कर देती है। कंपनी कैनॉट रेटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द प्रमोटर्स ऑन इट्स बिहाफ बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। और कंपनी जो होती है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई भी नहीं कर सकती। रेटिफिकेशन हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में कि कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कौन कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई वही कर सकता है जिसने किया हो। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंपनीज. It implies only if an agent contracts for a principal who is in existence and the principal is competent to contract at the time of making the contract made by such agent. तो कंपनी तो थी ही नहीं जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, कंपनी तो थी ही नहीं। कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की रेटिफिकेशन कौन कर सकता है? जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय प्रिंसिपल था, आज भी है, दोनों समय पर वो प्रिंसिपल हो, वही कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो सकते हैं। तो ये रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकती क्योंकि कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं थे। कंपनी तो थी ही नहीं, इसलिए उन कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। तो ये जो 4 इफेक्ट हैं, लीगल इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का। पेपरों में जो छोटे क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसमें बहुत बार आया हुआ सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करिए, राइट, आपके एग्जामिनेशन के लिए
अच्छा क्वेश्चन है, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का चैप्टर शुरू कर देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो, वहां से भी पेपर में सवाल जरूर आता है, राइट। तो मैं क्लास के बाद आपको ये दोनों क्लासेस के नोट्स जो है पीडीएफ फाइल बना के भेज रहा हूँ, राइट। सो विल बी मीटिंग डे आफ्टर नाउ।